Welcome to Rajasthan Medical Officer Part 2 and welcome to my YouTube channel. I am the Bogus Dog and जिसको भी डिस्कशन करना है मेडिकल ऑफिसर का कोई भी इशू है कोई भी डाउट है तो मेरे टेलीग्राम चैनल एमओ राजस्थान पर जाकर पूछा जा सकता है। ये वाले जो सारे पॉइंट होंगे वी विल डिस्कस दीज। कोई डाउट है मोस्टली पूछो लोगों से मैंने डाउट पूछा तो उनके जो भी डाउट थे मोस्टली जो मुझे लग रहा था मोर जनरलाइज डाउट है वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है। पहला डाउट है कि सर रिजल्ट क्यों नहीं आया अभी तक। रिजल्ट नहीं आने का रीजन एक है जो है कि ये वाला इशू एक यूटीबी के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने इशू किया था कि सर हमें भी बेनिफिट मिलना चाहिए 10 20 30 का। उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अभी 1 जुलाई को है। उसके बाद में सर सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कट ऑफ का क्या है। तो देखो सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है ये उन्होंने अर्थना में भेजा हुआ है कि 1700 सीट टोटल है और ये पदों की संख्या है। तो सिलेक्शन किस बेस पे होगा उसके लिए कुछ लोगों ने मिलके जो कट ऑफ निकाली थी वो ये है कि अराउंड 73 नंबर वालों को हो जाएगा। और जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं वो ये वाले लोग हैं। इन बॉर्डर लाइन के साथ में सबके साथ में क्या कंसिडर होगा, डेट ऑफ बर्थ कंसिडर होगी। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ हायर साइड है मतलब ये वाली तो श्योर है, इन सबका तो 100% है। UR 73, ओबीसी में 68 मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस में 65, SC 63 और ST 59। और जो बाकी लोग हैं उनके अंदर हायर बर्थ वाले को क्या किया है, हायर बर्थ वाले को काउंट किया हुआ है या फिर जिसकी एज क्या है हायर है, हायर बर्थ वाले को बोले तो इसकी एज हायर है या फिर जो एल्डर है उसको काउंट किया है। अब काउंट करने का वे क्या है सर, काउंट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि जो जो भी सीटें हैं 612 के आसपास सबसे पहले सारे के सारे लोग क्या होंगे यूआर के अंडर काउंट होंगे। ऑल कैटेगरीज जितनी भी कैटेगरीज है ये सब यूआर के अंदर काउंट होगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, कैटेगरी वाइज लिस्ट आएगी और जो उसके अंदर जो टॉप मारेंगे उन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। यही प्रोसेस है और ये हमेशा से चलती हुई आई है। अब बात करें कि सर प्रमोशन एंड कैडर का क्या होता है। तो देखो ऐसा है कि एज ए एमओ आप ज्वाइन करते हैं तो हमारी जो प्रमोशन है मेडिकल एंड सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो मेडिकल एंड एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ, तो मेडिकल एंड हेल्थ के अंदर क्या है अदर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा होता है जो प्रमोशन मिलता है 9 ईयर की जॉब पे, फिर फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग से 18 ईयर की जॉब पे और 24 ईयर की जॉब पे। जबकि जो एमओ है या जो लेक्चरर है इनमें मिलता है 6 12 18। 6 12 18 का सिंपल मतलब ये है कि जैसे किसी की फर्स्ट ज्वाइनिंग 2000 में हुई तो उसको अगला प्रमोशन मिलेगा 2006 में, फिर मिलेगा 2012 में और फिर मिलेगा 2018 में। तो ये सिक्स और ये सिक्स, तो इस हिसाब से फर्स्ट ज्वाइनिंग से 6 पे, फिर फर्स्ट ज्वाइनिंग से 12 पे और फिर फर्स्ट ज्वाइनिंग से 18 ईयर पे आपको प्रमोशन मिलेगा। अब देखिए प्रमोशन के बाद में यदि आपने पीजी कर ली तो आप कहलाएंगे जूनियर स्पेशलिस्ट। आपके 6 बाद वापस प्रमोशन होगा तो आप कहलाएंगे सीनियर स्पेशलिस्ट और फिर प्रमोशन होगा तो आप कहलाएंगे प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट। ये क्या है 6 ईयर बाद में। जैसे मान लीजिए एमओ के बाद में कोई बंदा 3 साल क्या किया उसने पीजी कर ली तो उसका क्या नाम हो जाएगा, वो एमओ ही रहेगा। लेकिन पीछे क्या लिखा रहेगा उसकी स्पेशल उसका ब्रांच का या जो भी डिपार्टमेंट का नाम हो लिखा रहेगा। उसके 6 ईयर बाद ही उसको किसमें प्रमोट किया जाएगा, जूनियर स्पेशलिस्ट या सीनियर स्पेशलिस्ट या फिर प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट के रूप में। जबकि जो एमओ है जिनके पास कोई पीजी डिग्री नहीं है, कोई भी एमडी एमएस डीएनबी डिप्लोमा नहीं है, उनको क्या बोलेंगे हम सर, एसएमओ सीनियर मेडिकल ऑफिसर या डिप्टी डायरेक्टर। उसके 6 ईयर बाद प्रमोशन हो गया और उसके 6 ईयर बाद होगा प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर। इसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो ये रहा कि सर देखो एमओ है इंक्लूडिंग डेंटल, उसका हुआ फ्रॉम किससे हुआ, एमओ से हुआ, एसएमओ या फिर जूनियर स्पेशलिस्ट। जूनियर स्पेशलिस्ट से क्या हुआ सर, ये एमओ से क्या हुआ एसएमओ, तो एसएमओ से क्या हुआ डिप्टी डायरेक्टर या जूनियर स्पेशलिस्ट है सीनियर स्पेशलिस्ट। और डिप्टी डायरेक्टर या सीएमएचओ से क्या हुआ प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर पीसीएमओ या सीनियर स्पेशलिस्ट से क्या बोला मैंने प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट या एडिशनल डायरेक्टर। सबकी प्रे ग्रेड लिखी हुई है। आपको कितनी मिलेगी 5400। 5400 के बाद जंप होएगा एक के अंदर एक्स्ट्रा 6600 और 7600। देखो पे बैंड के अंदर आप देखेंगे तो देखो ये रहा 5400 6600 एसएमओ की ये, और फिर मिलेगी 7600 सीनियर स्पेशलिस्ट की और सीएमएचओ की। ये पे ग्रेड है आपकी। ये अब बात करते हैं सर पे मैट्रिक्स। पे मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे ये राजस्थान गवर्नमेंट ने पे मैट्रिक्स निकाली हुई है। टोटल इसको थोड़ा भी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। देखिए ये है टोटल पे मैट्रिक्स, ये आपका 5400 है। उसके बाद में नॉर्मल क्या होता है, प्रमोशन जब मिलता है किसी अदर डिपार्टमेंट अंदर तो देखो वो क्या होता है, जो ये एग्जिस्टिंग ग्रेड पे है L14 से कहाँ जाएगा, वो L15 के अंदर, L15 से L16 के अंदर। लेकिन
एमओ एमओ क्या करेंगे, सबसे पहले L15 के अंदर आएंगे, L14 के अंदर आएंगे, ठीक है, L14 से जंप करेंगे L16 के अंदर, L16 से जंप करेंगे L18 के अंदर। तभी तो आप देखना 5400 के बाद में क्या लिखा हुआ है, 6600, और फिर क्या लिखा हुआ है, 7200। देखो आप ध्यान से देखेंगे वापस, 6600 एंड 7600 है, ये 7200 जाएगा, 7600 जाएगा या तो, ठीक है, ऐसे आपको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे कि सर ये है कि कोई अलाउंस स्पेशल, तो स्पेशल कोई भी प्रोबेशन के अंदर कोई भी स्पेशल पे नहीं मिलेगा, कोई भी डीए नहीं मिलेगा, कोई भी एचआरए नहीं मिलेगा, कोई भी एनपीए एनपीए, कोई भी वॉशिंग अलाउंस एडहोक बोनस कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी ट्रेवल अलाउंस नहीं जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। मतलब सिंपल मान लीजिए आप जयपुर से हैं और आपकी जॉब है वो अभी जोधपुर में ली है, ठीक है, तो आपको जोधपुर मिली है, तो आपको प्रोबेशन के अंदर जो आप ट्रेवल करेंगे ना अभी जयपुर से जोधपुर, तो उसके अंदर कोई आपको ट्रेवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब आप एमओ बन गए, इमेजिन कीजिए आप एमओ हैं और जोधपुर में है और आपके कोई कोर्ट की पेशी है, वो जोधपुर हाई कोर्ट में है, ठीक है, और कोर्ट की पेशी जोधपुर हाई कोर्ट में है, और ये डिस्टेंस है, ये इनफ है, 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, तो आपका उसके लिए जो भी एसोसिएटेड टीएडीए बनता है, वो टीएडीए क्या करेगा, गवर्नमेंट आपको टीएडीए प्रोवाइड करेगा। इन्होंने एक लाइन बोली कि इन केस ऑफ ट्रांसफर ओनली द एक्चुअल पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवल विल बी ट्रीटेड ऑन ड्यूटी। मतलब ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए आपका जयपुर से गंगानगर ट्रांसफर हो गया, दिस इज फार, ऑलमोस्ट 1.5 डे लग रहा है, मतलब जयपुर से नहीं जैसलमेर से हो गया, तो 1.5 डे लग रहा है आपको ट्रेवलिंग के अंदर, तो ट्रेवलिंग के अंदर आप ऑन ड्यूटी माने जाएंगे, आपको उस टाइम कोई भी सीएल देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कटौतियों में मैंने बात की थी कि एक जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ और स्टेट इंश्योरेंस की कटौतियां होती है, जो कि क्या होगा, इसके अंदर नहीं कटौती होगी, किसके अंदर, जब आप प्रोबेशन के अंदर होंगे, इसमें ऐसी कोई कटौती नहीं होगी। प्रोबेशनरी ट्रेनी को 15 डेज की सीएल मिलेगी, मैंने बता दिया, कैजुअल लीव, कोई डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा प्रोबेशनरी ट्रेनी को, ठीक है। अब देखो कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर एक सबसे बढ़िया किया था, प्रसादी लाल जी ने, मंत्री जी थे, उन्होंने क्या किया था कि डेपुटेशन को बिल्कुल बंद कर दिया था। देखो डेपुटेशन के अंदर कई चीज तो ये थी, जो मंत्री वंत्री के जो क्लोज होते थे वो काम नहीं करते थे, ऐसी जगह डेपुटेशन ले लेते थे जहाँ पे काम नहीं होता था। सेकंड पॉइंट क्या किया इन्होंने इससे बढ़िया, कि कई बार क्या होते थे, यदि कोई आपसे इरिटेट हो रहा है कि आप जाके अपने हक की बात कर रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है वो उनको सहन नहीं होती गलत होते हुए भी, तो वो क्या कर देते थे, आपका डेपुटेशन कर देते थे। जैसे आप जोधपुर में हैं, तो आपको जोधपुर की किसी ऐसी जगह गाँव में पटक दिया जहाँ पे कुछ सुविधाएं नहीं है, या जहाँ पे बहुत ज्यादा काम है, ऐसी जगह आपका डेपुटेशन कर देते थे। लेकिन रिसेंटली प्रसादी लाल जी ने क्या किया है कि डेपुटेशन को अलाउ करना बंद कर दिया है। इसके अलावा फिक्स एन्यूमरेशन मिलता है आपको, इसके अलावा ये मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, आपको ईओएल नहीं मिलती है। आपको मेडिकल अटेंडेंस अलाउंस मिलता है 17,400, जो कि हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी इसमें इंक्लूडेड है। सिंपल कहा जाए, ये सिर्फ मेडिकल ऑफिसर को मिलता है जो न्यूली अपॉइंटेड है। क्यों? क्योंकि आप 24 आवर ड्यूटी करेंगे, कभी 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 आप 36 आवर भी ड्यूटी करेंगे, तो उसके लिए एक तरीके से आपको हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है। इसके अलावा एनपीएस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ये कोई काम की चीज नहीं है अपने लिए। अब बात करते हैं कि सर पीएसएम एज ए ब्रांच कैसी है। देखो पीएसएम ब्रांच कब अच्छी है, आप पीएसएम ब्रांच कब ले सकते हैं, जब आपकी बहुत अच्छी क्या है, जैक जुगाड़ है। क्या है? जैक जुगाड़ है। जब आपके चाचा विधायक हैं या कोई भी, अच्छा क्यों, क्योंकि आपको बीसीएमओ सीएमएचओ की पोस्ट दी जाती है। तो इन पोस्ट के अंदर क्या होता है, रिपीटेडली कोई जनप्रतिनिधि आता है, आपसे आंसर पूछते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपको पूरे स्टेट को भी संभालना हो, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को संभालना होता है, तो डिस्ट्रिक्ट संभालना इसे कि आप थोड़ा बिजी नहीं रहे। तो पीएसएम ब्रांच के अंदर नॉर्मली रिसेंटली जो ऑर्डर निकला था राजस्थान गवर्नमेंट का, उन्होंने यही कहा था कि इफ ए कैंडिडेट इज डन पीजी इन दी पीएसएम ब्रांच, तो उनको ही बीसीएमओ या सीएमएचओ की पोस्ट प्रायोरिटी रूप पे अलॉट की जाए। तो ऐसा ही हो रहा है अब कि अब इसलिए तो आपके थोड़ी जैक जुगाड़ हो, तो आपके हाथ में कोई पावर है, तो थोड़ा बेटर रहता है, कोई आपको ज्यादा परेशान नहीं करता है। तो पीएसएम ब्रांच इस वजह से ले सकते हैं आप। अब बात करते हैं कि सर एनपीए का क्यों, एनपीए का क्या रोल। देखो प्रोबेशन के अंदर एनपीए के बारे में कोई कहीं भी कोई भी लाइन नहीं दी हुई है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस नहीं करें। फिर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बोल दें कि मेरे द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है और इसके लिए मुझे एनपीए, ये ऐसा कुछ अलाउंस देने का रूल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका प्रोबेशन खत्म होगा जिस भी मंथ, अब उसमें ये डाउट होता है कि सर एनपीए के लिए करना क्या होता है। देखो एनपीए सब लोगों को मिलता है, बेसिक का 20% है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि जो डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं करते हैं उन्हें एनपीए प्राप्त करने हैं, तो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ में विकल्प प्रस्तुत करना होता है।
और यह प्रावधान हर कैलेंडर वर्ष के संदर्भ में जिसमें एक चिकित्सक प्रतिवर्ष अपना निजी प्रैक्टिस का विकल्प परिवर्तित कर सकता है हर वर्ष। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि इसमें क्या है, कई बार चेंजिंग थी कई, जैसे अब आप आपकी ड्यूटी कब खत्म होगी, आपका प्रोबेशन खत्म होगा अक्टूबर में, तो आपका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ अगस्त से, 1 अगस्त या जुलाई के अंदर कंप्लीट हुआ, तो वो न्यू ईयर नहीं है, तो न्यू ईयर के दिन आप देंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि नवयुवक चिकित्सक जिनका परीक्षण का कैलेंडर वर्ष के मध्य में होता है, आप उनसे कभी भी एनपीए का विकल्प, एनपीए लेना है नहीं लेना है उसे तो विकल्प उनको दिया जाएगा। या अध्ययन अवकाश आपने लिया, जैसे आप स्टडी लीव पे गए, या निलंबन से बहाली, यदि आपको कोई सस्पेंशन किया है, सस्पेंशन के बाद में आपको बीच में ज्वाइनिंग की है, उसके लिए ऑर्डर निकाला है, या स्थानांतरण पर आपने कार्य ग्रहण किया है, तो मान लीजिए जयपुर से जोधपुर आपका ट्रांसफर हुआ है, तो पिछले जो ऑफिस था उसका एनपीए का अलग था और यहाँ पे आपको नया एनपीए प्रोवाइड करना पड़ेगा लिख के। उन्होंने क्या किया कि स्पष्टीकरण इन्होंने मांगा कि कुछ और बोला, इन्होंने बोला कि ऐसे चिकित्सक या चिकित्सक शिक्षक जो कैलेंडर वर्ष में असाधारण अवकाश को छोड़कर, मतलब असाधारण अवकाश जैसे ईओएल को छोड़कर किसी और तरीके से किसी और अवकाश के कारण एनपीए प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। ओके। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके जब आप ज्वाइन करेंगे, अवकाश समाप्ति जब भी होगी उसके कार्यग्रहण करने की 15 दिवस के भीतर आपको क्या करना है, एनपीए प्रोवाइड करना है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो 2 रूल है, 15 दिन का एनपीए विषय प्रस्तुत नहीं किया तो उस पूर्ण कैलेंडर वर्ष के लिए एनपीए दे नहीं होगा। क्या बोला इन्होंने कि यदि आपने विथ इन 15 डेज कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है कार्यग्रहण के दिनांक से, तो आपको पूरे ईयर के लिए एनपीए दिया ही नहीं जाएगा। याद रखना है रूल। तो एनपीए विथ इन 15 डेज ऑफ नई पोस्टिंग है आपकी, या फिर आप छुट्टी के बाद आ रहे हैं, छुट्टी के बाद मतलब होता है लंबी छुट्टी, जैसे आपने 3 महीने बाद जॉब ज्वाइनिंग की है, तो ऐसे मामले के अंदर, या आप स्टडी लीव करेंगे, तो ऐसे मामले में आप विद इन 15 डेज एनपीए का एक लेटर बना के दे सकते हैं। देखो एनपीए का दिस इज द बेस्ट जो मुझे मिला है, ऐसे एक फॉर्मेट होता है, ये सेम फॉर्मेट आपको बना के देना है सेम। इसमें ऑर्डर नंबर सब लिखा हुआ है, और ये क्या है, मंथली वाला है ना। ये ईयर का है, देखो फिर ड्यूरिंग ईयर 2025 दिस इज फ्रॉम दी जनवरी टू दिसंबर। आपको एक तो देना होगा ये वाला एनपीए, मतलब ईयरली वाला, ठीक है। ईयरली वाला सिंगल टाइम प्रोवाइड करना है आपको, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि कई लोग क्या होते हैं, इसको स्टाम्प पे बनवाते हैं, स्टाम्प या 10 रुपीज का स्टाम्प, 100 रुपए का स्टाम्प, ऐसा कोई रूल नहीं है। सिंपल A4 साइज पे भी आप दे सकते हैं अपने साइन करके। और सेकंड क्या हुआ, जो एनपीए सर्टिफिकेट है, ये आपको मंथली देना होता है, एवरी मंथ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई, देखो सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप ईयरली एनपीए का देंगे ना, तो उसकी एक कॉपी आप क्या रखेंगे, अपने पास रखेंगे। और जब मंथली देंगे, तो उसकी एक कॉपी, उसको भी क्या रखेंगे, साइन करवा के, जो भी आपका इंचार्ज है उसकी साइन करवा के अपने पास में रखेंगे। जो भी आप मान लीजिए बीसीएमओ के रूप में प्रमोट हुए, तो सीएमएचओ से साइन करवा के रिसीविंग लेके अपने पास लेंगे। इशू क्या हुआ था, कई जगह क्या आई थी, ऑडिट आई थी, जैसे मेरे ही हॉस्पिटल में या किसी भी जगह इमेजिन कीजिए, ऑडिट आई थी। और वहां पे क्या हुआ कि जैसे अभी रिसेंटली किसी जगह का ऑर्डर भी आया था कि वहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और एनपीए नहीं दिया हुआ था। तो ऐसा है कि किसी भी जगह यदि एनपीए की ऑडिट आती है कंप्लीट अकाउंट्स की, तो वहाँ पे क्या होता है, एनपीए के लिए बोलते हैं कि इन डॉक्टर साहब का एनपीए का लेटर दीजिए हमें। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो इंचार्ज था उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने खो दिया, आपने दिया, उन्होंने कैजुअली रख दिया किसी ड्रॉर में, और उन्होंने खो दिया कि मुझे तो एनपीए का कोई इन्होंने बना के नहीं दिया, A4 साइज फॉर्मेट, तो इन्होंने मुझे दिया ही नहीं। तो उसके ऊपर क्या आएगा कि जो आपने एनपीए उठाया, जो भी अभी तक पिछले मान लीजिए 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर, उस ईयर के अंदर यदि आपका एनपीए सैंक्शन नहीं हुआ ऑफिशियली कि मुझे नहीं दिया, तो उस बार क्या होगा, आपको सारे के सारे रुपए वापस लौटाने पड़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अपने पास हर ईयर की कॉपी निकाल रखनी है, और जो सैंक्शन आएगी, जो भी सैंक्शन आएगी वो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप पीएचसी पे बैठे हैं या सीएचसी पे बैठे हैं, तो आप सीएचसी के एमओआईसी को देंगे, या फिर आप क्या देंगे, पीएचसी के जो भी पीसीएमओ ऑफिस में देंगे ये वाला लेटर। इसके बाद में सीएमएचओ, एमओआईसी और आप भी क्या करेंगे, ये जो आपका जो है कि मैं एनपीए नहीं लेना चाह रहा हूँ, मंथली क्या करेंगे, इनको मेल करेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो एक ईयरली जो है ना, जो ईयरली आप भाई एनपीए नहीं उठा रहे हैं, इसके लिए आपका जो सक्षम अधिकारी है, सक्षम अधिकारी किसको माना है आजकल, पहले तो अलग अलग लेवल पे मानते थे। सीएमएचओ एक ऑर्डर निकालेगा, सीएमएचओ क्या ऑर्डर निकालेगा कि मान लीजिए चोरू जिले का मैंने एग्जांपल, चोरू विलेज का एग्जांपल दिया था, तो मैं कैसे बोलूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चोरू पर कार्यरत निम्नलिखित चिकित्सक ने मुझे एनपीए का विकल्प, एनपीए लेने का विकल्प प्रस्तुत किया है। एनपीए लेने का विकल्प मतलब वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसके लिए वर्ष 2025 के अंदर इनके एनपीए की मैं स्वीकृति
प्रदान करता हूँ, ऐसा कुछ ऑर्डर आएगा। तो ये ऑर्डर कौन निकालेगा? सीएमएचओ। याद रखना, ये ऑर्डर आपको हमेशा संभाल के रखना है। कभी भी ऑडिट आती है तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर आपका एनपीए का अप्रूवल का लेटर कहाँ है? क्योंकि रिसेंटली ऐसा इशू आया था कि कई लोगों ने, कई एमओआईसी ने ही एनपीए अप्रूव कर दिया था, लेकिन जो ऑडिट करने वाले अकाउंटेंट हैं उन्होंने इसको इनवैलिड दे दिया और रिकवरी वापस आई है उनके। इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सर ईओएल कैसे सैंक्शन होगी। तो मैंने बताया था कि देखो ईओएल सैंक्शन करने के लिए क्या है कि 30 मतलब आप प्रोबेशन में है, एनी टाइम ऑफ प्रोबेशन, आप प्रोबेशन में हैं तो प्रोबेशन के अंदर ईओएल 29 डेज की ले रहे हैं या 29 डेज से ज्यादा की ले रहे हैं, हमेशा कौन अप्रूव करेगा? डायरेक्टरेट से अप्रूव किया आएगी। लेकिन नियम यह है कि यदि आप 29 डेज की ही ईओएल ले रहे हैं तो आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। मोर देन 29 डेज की आप यदि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले रहे हैं तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा टोटल डेज का, जिसका ऑर्डर मैंने लास्ट वाले जो एमओ वीडियो है, जो नंबर 1 का जो मेडिकल ऑफिसर का एक्सप्लेनेशन है उसमें बता दिया है। अब इन्होंने बोला कि सर आफ्टर 30 डेज क्या होता है जब आप परमानेंट हो जाते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला परमानेंट वालों के लिए, वेट एक बार, अब इसका प्रोसेस बताते हैं करना क्या है। देखो ईओएल के लिए करना क्या होता है, आपको एक लेटर लिखना होता है कि सर मैं चिकित्सा अधिकारी इस यहाँ पर कार्यरत हूँ, मुझे अपने इस अध्ययन अवकाश के लिए या जो भी ईओएल लेना चाहते हैं जिस भी काम के लिए, पढ़ने के लिए या माता जी बीमार है उसके लिए, मुझे 29 दिन का अवकाश एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव देने की कृपा करें। इसको आपको अपने हायर ऑफिशियल एमओआईसी से सीएमएचओ को पहुंचाना है, एमओआईसी के रिसीविंग लेके, और वहां से वो डायरेक्टरेट को भेजेंगे और डायरेक्टर से एक लेटर लेटर सैंक्शन होके आएगा। अब बात करते हैं कि जो परमानेंट एम्प्लॉय है जैसे मैं और आप, इसके अंदर डायरेक्टरेट से ऑर्डर आने की जरूरत नहीं। इसमें आपका जो सीएमएचओ है उसको ही गवर्नमेंट ने ग्रांट कर रखा है कि सीएमएचओ आपको अप टू कितनी डेज, 90 डेज, अप टू 90 डेज तक अब सीएमएचओ क्या कर सकता है, अप टू 90 डेज आपको ईओएल ग्रांट कर सकता है। जबकि ये रूल किसके लिए नहीं है, ये रूल किसके लिए नहीं है, यहाँ प्रोबेशनरी के अंदर ईओएल हमेशा कौन ग्रांट करेगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज कौन ग्रांट करेगा? हमेशा ऑलवेज डायरेक्टेड ग्रांट करेगा। जबकि यहाँ पे कौन ग्रांट करेगा आपको? सीएमएचओ ग्रांट कर सकता है अप टू 90 डेज। लेकिन रूल सेम है कि यदि आपने अप टू 39 डेज का लिया है तो एक्सटेंशन नहीं होगा, और आफ्टर 39 डेज लिया है तो इट विल बी एक्सटेंडेड जिसको, ठीक है। और ये जो लेटर फॉर्मिंग है ये क्या है? आर्ट है बिल्कुल, जस्ट लाइक यू फॉर्म द लव लेटर इन दी योर कॉलेज लाइफ। तो सिंपल मैंने प्रोसेस बता दिया है। तो मेकिंग लव लेटर लाइक ए आर्ट, सेम लाइक की मेकिंग ए लेटर इज एन आर्ट। और ये जो आर्ट है मुझे तो मेरे फादर से मिला है। ये धीरे धीरे प्रोसेस, देखो अब ये एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये एक डॉक्टर था जिसका डायरेक्टरेट को ऑर्डर निकला था, क्योंकि वो किस में थे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात देखो, प्रोबेशन के अंदर, परिवीक्षा काल का मतलब होता है प्रोबेशन के अंदर थे। उन्होंने 14 डेज का लिया था, 29 डेज से अबोव है, अबोव 29 डेज है। तो मैंने क्या बोला था कि कंप्लीट 29 डेज का एक्सटेंड होगा, ऐसे नहीं है कि 29 के ऊपर 11 डेज का ही एक्सटेंड होगा। तो 14 डेज का टोटल एक्सटेंड हो रहा है। तो देखो ये लिखा हुआ कि सीएससी पिलाडा जोधपुर में थे और यहाँ पे कुल ऐसा अवकाश की को अभिवृद्धि कर दी गई है, ऐसे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं उनका, इस तरीके से क्या होता है कि ईओएल ऐसे क्या होता है, डायरेक्टरेट से अप्रूव होके आता है इस तरीके से। सेम सचिव की साइन माइन होके आया है तो इस तरीके से क्या होता है, अप्रूव होके आएगा। तो ये रूल है। अब बात करते हैं कि सर ईओएल पीजी लीव, एक्सटेंडेड फॉर पीजी, पीजी लीव नहीं, पीजी स्टडी के लिए ईओएल कैसे प्रोवाइड होगी। देखो ईओएल लेटर, फॉर्मली एक ईओएल लेटर बनेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरा चयन, मैं आपके सीएचसी या इस जगह कार्यरत हूँ वर्तमान के अंदर, दिनांक इस तारीख को मैंने आपको एनओसी भेजी थी और उस परीक्षा के अंदर मेरा चयन हो गया है। चयन के उपरांत मुझे ये वाला कॉलेज मिला है, इसलिए मुझे, मेरे लिए ईओएल को ग्रांट करके मुझे कार्यमुक्त किया जाए ताकि मैं अपने आगामी कॉलेज के अंदर जाके अपनी ज्वाइनिंग दे सकूं। तो ये आप लेटर किसको लिखेंगे? काइंडली रिलीव में ये लेटर लिखेंगे आप अपने सीनियर ऑफिशियल को, सीएमएचओ को, और सीएमएचओ उसको आगे फॉरवर्ड करेगा और वहां से क्या आएगा, रिलीविंग लेटर आएगा। देखो ये रहा सेम ऑर्डर कि मैं चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करता था और इसका मैंने, तो ये एक लेटर आया देखो कि 2023 में ऑल इंडिया काउंसिल में आंध्र प्रदेश में आपका सिलेक्शन हो गया, इसलिए मुझे क्या है, असाधारण अवकाश स्वीकृत किए जाने की शर्त पर संबंधित प्रधानाचार्य हेतु कार्यमुक्त आपको कर दिया गया है। तो ऐसा लेटर आएगा। और ये क्या है, ईओएल किसको मिलेगी? ईओएल फॉर पीजी स्टडी कौन देगा आपको? ये देगा आपको आपका डायरेक्टरेट सीएमएचओ से, सीएमएचओ को देंगे आप, सीएमएचओ किसको भेजेगा? डायरेक्टरेट को, और डायरेक्ट से ये रिलीविंग और सब आपका वहां से ऑफिशियली आएगा इंडिविजुअल का।
अब बात करते हैं कि यदि आपने पीजी आउटसाइड राजस्थान की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा डाउट ये है। देखो पीजी आउटसाइड राजस्थान के लिए क्या हुआ, ईओएल का तो सेम ऑर्डर है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि ईओएल के लिए आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डाउट है कि यदि मान लीजिए आपने वेस्ट बंगाल से किया और वहां पे क्या है, मान लीजिए 3 ईयर का बॉन्ड है, ठीक है, और आपने क्या किया है कि ऐसी जगह से किया है जहाँ पे 3 ईयर का बॉन्ड नहीं है। तो जहाँ पे बॉन्ड है, जहां तक मैंने पता लगाया सीनियर से या जो भी मेरे कांटेक्ट में थे जिन्होंने गए हैं, उनको भी अभी कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा और स्टडी की तो मुझे पता लगा कि वहां पे आप बॉन्ड कंप्लीट करके आएंगे तो आपको यहाँ पे ईओ वो लेनी पड़ेगी, क्या, नो पे लीव, एनपीएल या नो पे लीव का सिंपल मतलब है कि यहाँ आपकी ना सैलरी काउंट होगी, ना या आपकी आपके कुछ भी काउंट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सैलरी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, वो जो इन सैलरी भी नहीं मिलेगी, ईओएल और जो प्रमोशन है उसके लिए जो अवधि है, जो वहाँ पे आप जो बॉन्ड पूरा कर रहे हैं, वो क्या मानी जाएगी आपकी, कंप्लीट उधर से मानी जाएगी, यहाँ पे आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब लेकिन बॉस ने एक सीनियर से बात हुई थी जो कि बहुत सीनियर है, बहुत ज्यादा सीनियर है, शायद 2006 बैच के हैं, या शायद मतलब जब मेरा बर्थ हुआ था जब तो उन्होंने एमबीबीएस की थी उस बैच। हाँ, तो वो 1994 बैच के हैं शायद, तो उस टाइम उनसे पूछा मैंने कि सर इसका क्या है, 1994 एमओ ज्वाइन हुआ, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला है कि रिसेंटली एक ऑर्डर आया था, उसमें उन्होंने बोला है कि जो प्रोबेशन का जो टाइम है वो कहीं भी, आप यहाँ से दिल्ली भी काम करने जा रहे हैं तो मेडिकल एंड हेल्थ के अंदर आप कहीं भी जा रहे हैं ऑल इंडिया के अंदर, तो आपको प्रोबेशन आपका कंप्लीट मान लिया जाएगा। डज नॉट मीन कि आप सिर्फ राजस्थान में ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा, सिंपल मतलब समझ में आया। मान लीजिए आपने आपका भी अभी मान लीजिए कि जुलाई 2000, मैं आपका अभी जुलाई 2025 में आपकी ज्वाइनिंग है, ठीक है, और अगस्त 2025 में नीट का एग्जाम है, और मान लीजिए कि दिसंबर में 2025 में आपको वेस्ट बंगाल का कॉलेज मिल गया, लेकिन आप प्रोबेशन के अंदर है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जब आप वेस्ट बंगाल में भी सर्विस दे रहे हैं, तो क्योंकि आप मेडिकल को एज ए होल मान के, क्योंकि आप मेडिकल में ही सर्विस दे रहे हैं, तो आपका प्रोबेशन इन्होंने वहीं कंप्लीट कर लिया, कहाँ पे, वहां पे, आउट ऑफ राजस्थान। लेकिन जब आप वहां पे आएंगे, वहां से वापस रिटर्न करेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट या सर्विस में आपको क्या किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा, सिंपल कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है ये माना जाएगा, और आते ही आपका क्या कर देंगे, फिक्सेशन कर देंगे, आप जिस भी पोस्ट के अकॉर्डिंग आए हैं वहां से करके। अब यहाँ पे एक डाउट ये आया कि सर ये बताइए कि मैं कोई बेनिफिट ले नहीं रही हूँ ना, तो मैं 10 20 30 का बेनिफिट चाहिए मुझे, ना ही मुझे कुछ चाहिए, तो मुझे क्या बॉन्ड भरना पड़ेगा राजस्थान का। देखो एमओ एज ए जॉब है, आप जॉब को कभी भी छोड़ सकते हैं, जैसे नर्सिंग वाले या फिर आपका इंजीनियर कोई भी छोड़ते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब को आप कभी भी छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई बॉन्ड नहीं। लेकिन यदि आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, बेनिफिट मीन्स कि आप ईओएल लेना चाहते हैं और अपने आप को सर्विस में भी काउंट करवाना चाहते हैं, जैसे मैंने राजस्थान से ही उठाई है ना, मुझे अगले 5 साल का बॉन्ड नहीं भरना है, लेकिन राजस्थान में कितना बॉन्ड है वैसे भी, 2 ईयर का। तो मैंने राजस्थान से एमओ उठाया, ठीक है, राजस्थान से एमओ उठाया और मैं राजस्थान में ही पीजी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई बेनिफिट नहीं लिया। तो ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, प्रोवाइडेड इट है परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट वांट टू अवेल स्टडी लीव एंड ही डिजायर टू परस्यू कोर्स स्टडी इन्वेस्टिगेशन और ए साइंटिफिक, he may be allowed EOL for this purpose without any restriction of serving state government for any period of expiry of EOL। समझ में आया? ये किसके लिए निकाला है उन्होंने, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, कि कोई परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट अवेल स्टडी लीव, स्टडी लीव जैसे मेरा परमानेंट हो गया था, मैं स्टडी लीव नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या बॉन्ड बनना पड़ेगा या नहीं बनना पड़ेगा। देखो यदि मैं बेनिफिट ले रहा हूँ राजस्थान गवर्नमेंट का, इन सर्विस वाला, 10 20 30 वाला, तो मुझे क्या मिलेगा, फिर तो मुझे बॉन्ड भरना पड़ेगा। यदि मैं विथआउट 10 20 30 मैंने ऑल इंडिया से कोई सीट उठाई है या बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे कोई भी बॉन्ड नहीं बनना पड़ेगा। इसके लिए देखो कई बार ये क्या है, ये जो लूप होल है यहाँ पे, लूप होल क्या है कि प्रोबेशन वाले को क्या माना है, तो प्रोबेशन वालों के लिए मेरे अकॉर्डिंग ये है कि उनको भी यदि प्रोबेशन अंदर, क्योंकि उनका 10 20 30 तो काउंट हो नहीं रहा है, तो यदि आप राजस्थान से बाहर जाके कर रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा कोई, तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो आपको राजस्थान का कोई बॉन्ड नहीं भरना है। लेकिन यदि आप राजस्थान में ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपने आप को इन सर्विस भी मान रहे हैं, आप अपने आप को क्या काउंट करवा रहे हैं कि मुझे जो 3 साल के अंदर जो सर्विस में दूंगा उनको प्रमोशन के रूप में माना जाए, मेरे उनको डीएसीपी के रूप अंदर काउंट किया जाए उन 3 ईयर्स को, तो फिर आपको बॉन्ड देना पड़ेगा 80 लाख का, और 5 ईयर आपको सर्विस करनी पड़ेगी। ओके। अब बात करते हैं कि सर एमएलसी, देखो एमएलसी का क्या है, अलग अलग रूल है। एमएलसी बिल्कुल ध्यान से, पहली बात तो इस बात पे आप लड़ भी सकते हैं कि जो एमएलसी जहाँ रेफर रखने के द्वारा ही संबंधित नजदीकी थानों पर
अपने स्तर से दी जानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि देखो आप पीएचसी पे कार्यरत, आप किसी सीएचसी पे कार्यरत हैं और उसके आसपास में 2 पीएचसी है, फिर भी थाने वाले क्या करते हैं चला के, क्यों? उनके लिए ईज़ होता है ना वो, कि सर आपकी आप किस थाने के अंडर में आ रहे हैं, आप आपके थाने के अंदर पीएचसी अवेलेबल है, तो आप सीएचसी पे नहीं जाएँगे, आप उन्हें बोलेंगे कि आपके पास में जो पीएचसी 2 बजे तक आप वहाँ एमएलसी बनवाएँगे, उसके बाद में वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो आप हमारे पास में आएँगे। तो एमएलसी नियर बाय हॉस्पिटल से बनवानी है, बनाएगा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि राजकीय सेवारत कोई भी चिकित्सक स्वपरीक्षण की इनकार नहीं कर सकता है, पीएम से इनकार नहीं कर सकता है, ठीक है। और याद रखना कि शव परीक्षण करने वाले जो चिकित्सक हैं, खुद चिकित्सक, जैसे मैं हूं, आप है, ऐसा नहीं कि आपकी मन मर्जी हो जाए। जब आप क्या बना लेंगे, मेडिकल बोर्ड बना लेंगे, तो मेडिकल बोर्ड आप अपनी मर्जी से कभी भी नहीं बनाएंगे। या तो कौन बनाएगा, कोई जिला कलेक्टर वो देगा आपको ऑर्डर, कोई पुलिस अधीक्षक होगा वो आपको ऑर्डर देगा, या कोई आपके पास न्यायालय का कोई ऑर्डर पर सीएमएचओ अथवा जो पीएमओ है वो आपको क्या बोलेगा, अलाउ करेगा कि आप मेडिकल बोर्ड बनाइए और उसके बाद में आप क्या कीजिए, पोस्टमार्टम करिए। पोस्टमार्टम नॉर्मली दिन के समय में किया जाता है, प्रकाश के समय में, ठीक है। ये आपको लाइन पता होगी, आपने फोरेंसिक पढ़ी हुई है। ये एक और इम्पोर्टेंट की, स्व परीक्षण के लिए केसेस को राजकीय मेडिकल कॉलेज के संबंध चिकित्सालयों में नैतिक रूप से अग्रेसित नहीं किया जाएगा। सिंपल मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कांवटिया हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, और कांवटिया किससे लगता है, एसएमएस से लगता है, जयपुर के अंदर एक हॉस्पिटल है। तो ऐसे नहीं कि कांवटे वाले जो डॉक्टर है वो यूजुअली क्या बोलेंगे कि हमने यहाँ पे कर दिया, आप एसएमएस में भी लेके जाइए, ऐसा नहीं होगा। सेकंड बात ये है कि जब तक आपको लगता है कि कोई स्पेशल डाउट नहीं है, आप बिना न्यायालय, बिना कलेक्टर की परमिशन के आप पोस्टमार्टम की बॉडी को अपने से मेडिकल कॉलेज में नहीं भेज सकते हैं। इसमें कुछ इशू हुआ था। आपको लग रहा है कि यदि आप रात को पोस्टमार्टम नहीं कर सकते हैं तो काइंडली अवेलेबल कि वहाँ पे डीप फ्रीजर की सुविधा उपलब्ध है, या फिर बर्फ की सिल्लियां वलियां लाके बॉडी को ऐसे कवर कीजिए, ताकि कोई भी यदि सैंपल है तो कुछ भी इशू है तो कुछ भी नहीं हो। और यदि कोई फीमेल, मैरिड फीमेल की डेथ हो जाती है विद इन 7 ईयर, तो द्विसदस्यीय चिकित्सा मतलब 2 मेंबर की कमेटी बनेगी, वो क्या करेगी, पोस्टमार्टम करेगी, क्योंकि डाउरी के केस का रूल है यहाँ पे। अब इन्होंने बोला एक चीज कि कई बार ऐसा होता है कि सर हमारे तो कई लोग ऐसे आते हैं, सर बीमा दावा करना है, बीमा दावा करना है, तो हमें एमएलसी करवानी नहीं करवानी, पोस्टमार्टम करवानी नहीं करवाना। तो एक इसके लिए एक जोधपुर 2 मार्च को देखेंगे आप, 2004 के आसपास रूल आया था। ऐसा था कि एक प्रार्थी ने एप्लीकेशन दी थी कि उसकी दुर्घटना हुई है जानवर की टक्कर से, तो मुझे पोस्टमार्टम मैंने नहीं करवाया, तो बीमा कंपनी ने उसको अमाउंट देने से मना कर दिया, क्योंकि आपका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो इसके लिए कोर्ट केस लगा था, उसने बोला था, कोर्ट ने बोला था कि ऐसा नहीं है कि आप हर बीमा के दावे के हर केस में आपको पोस्टमार्टम करना जरूरी नहीं है, और यदि क्लियरली विजिबल है, प्रूवन है कि यही डेथ का कॉज है, तो उसके बिना भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कई बार ये दिक्कत आती है कि आपके जो वहाँ पे लोग हैं, आपके यहाँ से रेफर किया आपने, और रेफर करके 15 दिन मेडिकल कॉलेज में रुक के आए हैं, और मेडिकल कॉलेज में रुक के आके बोलते हैं कि आपके पास वापस आते हैं सीएचसी पे कि लाइए सर हमारी एमएलसी बना दीजिए, मेडिकल लीगल केस का परफॉर्मा दे दीजिए, हमारी चोट लगी हुई। ऐसा होता है। और यदि मरीज 3 दिन से ज्यादा भर्ती है, 3 या 3 दिन से ज्यादा भर्ती है, तो उसकी एमएलसी कौन बनाएगा, मेडिकल कॉलेज। 3 दिन से कम भर्ती तो कौन करेगा, एमएलसी बनाएगा आप। दूसरा क्या है, रेडियोलॉजी का पॉइंट है जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप एमएलसी एक्सरे जो पास में सेटेलाइट हॉस्पिटल है वहां से करवा के एक्सपर्ट की राय जानने के लिए आगे भेज सकते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीड़ित महिला पोस्को, या फिर कोई भी पीड़ित महिला का रेप का कोई केस आता है, या फिर कोई ऐसा केस आता है, तो उसके अंदर पीड़ित महिला की के अंदर हमेशा मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज कौन करेगा, फीमेल। इसका कुछ एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है कि देखिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी पीड़ित महिला के शरीर का मेडिकल परीक्षण किसी पुरुष मेडिकल अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा, जब तक कि पीड़ित महिला की संबंधित है मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश नहीं लिए जाए। पीड़ित महिला से जो भी संबंधित जो भी गार्जियन है, या उससे खुद से अथवा मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश नहीं लिया जाए, और जहां तक है उसे महिला चिकित्सक द्वारा ही परीक्षण करवाया जाए। पीड़ित महिला का मेडिकल मुआयना मजिस्ट्रेट के आदेश से केवल पुरुष चिकित्सक द्वारा मेडिकल मुआयना करने पर ही किया जाए। मतलब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा आपको तो ही आपको करना है, कोई सीएमएचओ बोल दे, चाहे कोई कलेक्ट सीएमएचओ के अलावा कोई नेता बोल दे, कोई जनप्रतिनिधि बोल दे, आपको नहीं करना है, किसी भी दबाव में नहीं आना है। एक ये पॉइंट कि भाई क्या ऑर्डर रहता है करने का, देखो उसके लिए है कि यदि देखो ऐसे नॉर्मली ऑर्डर फॉलो नहीं होता है।
नॉर्मली आप जाएंगे जब पता लगेगा आपको। लेकिन रूल्स क्या कहते हैं कि देखो, यदि आपका वहाँ पे कोई कनिष्ठ विशेषज्ञ जेएस फोरेंसिक है, तो वो जेएस फोरेंसिक है, सबसे पहले वो एमएलसी करेगा। यदि वो नहीं है तो कनिष्ठ विशेषज्ञ क्या बोलेंगे, सीनियर स्पेशलिस्ट है। यदि भाई कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद स्वीकृत है और कनिष्ठ विशेषज्ञ उस पद पर कार्य होने पर एमएलसी कार्य कनिष्ठ विशेषज्ञ के द्वारा संपादित किया जाएगा। यदि कनिष्ठ विशेषज्ञ नहीं है, सिंपल बोले जाए तो जेएस फोरेंसिक मेडिसिन नहीं है, तो जो चिकित्सा संस्थान का प्रभारी होगा जो एमओआईसी होगा, और एमओआईसी नहीं है तो वरिष्ठतम कनिष्ठ विशेषज्ञ किसी विषय का बोला जाए तो मेडिसिन से आपने कर रखी है, आप वरिष्ठतम कनिष्ठ हो, जेएस हो तो करेंगे। यदि कनिष्ठ नहीं है तो वरिष्ठतम वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जो भी सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन यूजुअली ये वाला चीज फॉलो नहीं होती है। यदि वो भी एब्सेंट है तो जो भी अन्य चिकित्सा में जो भी सीनियर हो वो करेगा। फिर भी अवेलेबल नहीं है तो संविदा समेकित वेतन अनुबंध पर कार्य, अनुबंध मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे वो भी एमएलसी का कार्य संपादित कर सकते हैं। महिला, देखो यहाँ पे एक लाइन है कि सर फीमेल को करना है या नहीं है एमएलसी। नॉर्मल जो महिला मेडिको लीगल केस है, पोस्टमार्टम है, इनका क्या करना है, तो इन्होंने बोला हुआ है एक लाइन अलग से, महिला कनिष्ठ विशेषज्ञ के लिए बोला हुआ है। ठीक है, सिंपल। किसके लिए? महिला के नहीं बोला हुआ है, महिला मतलब फीमेल मेडिकल ऑफिसर के लिए नहीं बोला हुआ है। किसके लिए बोला है? सिर्फ महिला कनिष्ठ विशेषज्ञ। महिला मतलब जिन्होंने फोरेंसिक मेडिसिन में पीजी करी है फीमेल के अंदर, महिला कनिष्ठ विशेषज्ञ के अलावा यथासंभव अन्य महिला चिकित्सक से बलात्कार इत्यादि मामलों को छोड़कर उक्त कार्य संपादित नहीं करवाया जाएगा। मतलब क्या बोला इन्होंने, ये जो कार्य है ना, जैसे मेडिको लीगल केस बनाना, फोरेंसिक मेडिसिन, पोस्टमार्टम करना, ये कोई भी महिला चिकित्सक नहीं करेगी। ये कौन करेगा? सिर्फ जिनको उसमें जिन्होंने फोरेंसिक में डिग्री ले रखी है। जिन्होंने फोरेंसिक में डिग्री ले रखी फीमेल ने वो करेगी। नहीं तो जो फीमेल है, नॉर्मल मेडिकल ऑफिसर फीमेल है, ये ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी। जैसे मेडिकल नॉर्मल रूटीन मेडिको लीगल केस, हालांकि रेप वाले केस को मेडिकल ऑफिसर को ही संभालना है, लेकिन जो पोस्टमार्टम है ये काम फीमेल नहीं करेगी। उसके बाद की ये रिपोर्ट भिजवानी है, फालतू चीजें हैं, ये तो आपके एमओआईसी करेंगे। अब बात करते हैं कि सर फीमेल जो मैंने बोला, देखो कभी भी फीमेल का एग्जामिनेशन करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आप रूटीन एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कहीं पेन हो रहा है फीमेल के, कुछ भी हो रहा है, फीमेल बोल रही है कि सर मेरे राइट चेस्ट के अंदर पेन है, क्या मैं दिखा सकती हूँ? कुछ भी हो, कुछ भी, एट ए टाइम कंसर्न टू फीमेल, आपको हम एज ए मेल, यदि आप मेल है तो आपको एक हमेशा फीमेल अपने साथ में रखनी है। आइदर कोई भी नर्सिंग स्टाफ हो, कोई भी आपका लैब टेक्नीशियन आपकी फीमेल हो, आपके स्टाफ में से बुलाएंगे। तो ऑल मेडिकल ऑफिसर जो भी मेल है वो किसी भी फीमेल पेशेंट के एग्जामिनेशन के लिए हमेशा एक फीमेल स्टाफ को अपने साथ में रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आती है, गांठ हो रही है, सर कुछ हो रहा है, ब्रेस्ट लंप हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपको हमेशा अपने साथ में एक फीमेल को रखना है, या आप बोलेंगे कि आप जाके, भाई सिस्टर जी आप जाके देख लीजिए क्या है और मुझे आके बता देना। इसके बाद में क्या है, पीएम अलाउंस एंड डिलीवरी का क्या है? सर पीएम अलाउंस मिलता है, बिल्कुल आपको 400 रुपये मिलेंगे एक पोस्टमार्टम करने पे, और जो आपका हेल्पर है जो आपकी हेल्प करेगा उसको 100 रुपये। हेल्पर मीन जो भी पियोन है, फिर जो भी फोर्थ श्रेणी का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसको। और यदि आपका मेडिकल बोर्ड बना तो मेडिकल बोर्ड में जो भी आपका उसका अध्यक्ष है उसको ही 400 रुपये मिलेंगे, आपको 400 नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने बोला मेडिकल बोर्ड की टीम गठित की जाती है तो उसमें जो हेड होगा उसको ही सबसे पहले 400 रुपये मिलेंगे, बाकी दो लोगों को या एक लोग को कुछ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, देखो अभी कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, यदि आपने सुना है कि वो नेता उछल रहा था कि भाई मेरा मरीज है उसकी नाइट टाइम क्यों नहीं कर रहे हैं आप पोस्टमार्टम, तू कोई नेता है क्या, तू कोई दादा है क्या, फलाना ढिमकाना, तू मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। ऐसे मामले में नहीं पिघलना है। जब तक मजिस्ट्रेट आपको, या जब तक आपको कोई भी कलेक्टर आपको नहीं बोले स्पेशली, आपको पोस्टमार्टम ना तो चिकित्सक संस्थालय से बाहर जाके करना है खुले के अंदर कभी भी, और ना ही आपको पोस्टमार्टम शाम को करना है। जब तक कलेक्टर या फिर मजिस्ट्रेट का रिटर्न में, क्या बोला मैंने पहली लाइन क्या बोली थी, यहाँ पे बात मुंह से नहीं लिखित में चलती है। आपको ऑर्डर लिखित में मिल जाएगा ना, जिस दिन की सर ये मेरे हाथ में आ गया है, मेरे व्हाट्सएप पे आ गया है ऑर्डर लिखित में, तभी आप क्या करेंगे, उस लिखित ऑर्डर के बल पे ही, उसके बेस पे ही क्या करेंगे आप, इस आपके चिकित्सा संस्थालय से बाहर या फिर नाइट टाइम पे करेंगे। और नाइट टाइम के अंदर भी कुछ स्पेशल कंडीशन है जब भी आपको करनी है। उसका ऑर्डर निकाला था 2021 के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। दीज आर द रूल की कोई भी इशू है, कोई जैसे होमिसाइड या सुसाइड का केस है, कोई बॉडी डिकम्पोज हो रही है, इनके अंदर आपको नहीं करना है, बिल्कुल अलाउ नहीं है।
लेकिन आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी थोड़ी इंप्रूव हो गई है और आपको लग रहा है कि वहाँ पे कोई जान माल की हानि हो रही है, वहाँ पे इशू क्रिएट हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपके हॉस्पिटल के बाहर 1000 लोग आके खड़े हो गए, मारपीट कर रहे हैं, ये वहाँ की व्यवस्था भंग कर रहे हैं, तो आप चाहे इन केस में कर सकते हैं, लेकिन टू दी पॉइंट वहाँ पे ऐसी सुविधा हो। ऐसा नहीं है कि आप पीएचसी पे बैठे हुए हैं ग्रामीण के अंदर, आप वहाँ से सीएचसी पे जा रहे हो, रात को पोस्टमार्टम कर रहे हैं दिखावे के लिए, नहीं करना है। और इस मामले में, ऐसे मामलों में जहाँ पर रात को पोस्टमार्टम होगा, जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी भी आजकल अलाउ कर दी है, राजस्थान गवर्नमेंट का रूल है। अब बात करें, कुछ लोग डल रहे हैं कि सर मुझे तो डिलीवरी करवानी नहीं आती है। देखो इस मामले में ये है कि जो आपके सीनियर हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, फिर भी इफ़ यू आर अलोन, जो आपका सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो बहुत अच्छी तरह जानता है, दे विल हेल्प यू, दे विल टीच यू। क्योंकि हम डिलीवरी तो बहुत करके आते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि हमने 50-100 डिलीवरी करवाई होगी, लेकिन वहां पे रोज की 2 आएगी तो महीने की 60 हो जाएगी। तो नॉर्मली ये रहता है कि जो सबऑर्डिनेट स्टाफ रहता है वो एक्सपर्ट रहता है, कोई इशू होता है तो आपको रेफर करना होता है। पहली बात तो कोई भी इशू अपने पास नहीं रखना है। इफ लिटिल बिट इशू है तो भी आपको रेफर करना है, क्योंकि गांव वाले या जो कोई भी आपका सगा संबंधी नहीं है, सब आपके ऊपर चढ़ते हुए आएंगे। तो बेटर कोई भी छोटा इशू तो आप रेफर कीजिए, यदि आप लगते हैं आप संभाल सकते हैं, आप एक्सपर्ट है, आपके पास में कोई ओबीजी का ही डॉक्टर के नंबर है गायनी के, आप उनसे हेल्प लें। और बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, आप कॉन्फिडेंट है, आपने करवाया हुआ है, बिल्कुल आपको सबऑर्डिनेट स्टाफ हमेशा हेल्प करेगा, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। अब बात करेंगे सर वर्क आवर क्या है। देखो वर्क आवर ये है, पीएससी 24 आवर वर्क कर रही है, तो आपको यदि आप अकेले हैं तो आप 24 आवर वाली पीएचसी आपको अलॉटेड नहीं होगी और 24 आवर वर्क भी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको 24 आवर वर्क अलॉटेड हो, आप 2 लोग हैं, तो आप ओपीडी देखेंगे और बाकी एक बंदा ऑन कॉल रहेगा। सीएससी पे 3 ड्यूटीज रहती है, या ड्यूटी है मॉर्निंग इवनिंग नाइट के हिसाब से। नॉर्मली ऐसा होता है जो स्पेशलिस्ट होता है उनकी ड्यूटीज नाइट में नहीं लगती है, या फिर जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर होते हैं एसएमओ, उनकी ड्यूटीज भी नाइट में नहीं लगती है। तो नॉर्मली जो कि एमडीएमएस नहीं कर रखे होते हैं, या फिर जो एमओ होते हैं न्यू जो फ्रेश, इनकी ड्यूटीज नाइट में लगाई जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी सीनियर से कितनी बन रही है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी सीएचसी कैसी है, वहां पर कितना स्टाफ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गायनी की एक सेपरेट हॉस्पिटल होता है, तो आपको पोस्ट ये वाले जो डिलीवरी वाले केस वो हैंडल मिनिमल करने होते हैं। अब बात करते हैं कि सर व्हाट आर द टर्म्स, न्यू टर्म्स क्या है। देखो डीडीओ, डीडीओ होता है ड्राइविंग ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। सिंपल मतलब क्या है कि जो जो आपकी सैलरी बना रहा है, जैसे पीएचसी के अंदर डीडीओ कौन है, आपका बीसीएमओ है, ठीक है। बीसीएमओ के लिए डीडीओ कौन है, उसका सीएमएचओ है, ठीक है। मेरे लिए एज ए सीएचसी पे आप काम कर रहे हैं, सीएचसी पे ऐसा होता है कभी कभी जो वहाँ का सीएचसी का इंचार्ज होता है वो बना ही नहीं होता है। कभी कभी सीएचसी को इंचार्ज को बीसीएमओ के पास पावर रहता है, तो आपका वहाँ पे डीडीओ कौन हुआ, क्या कौन हुआ, बीसीएमओ। तो जो भी लेटर होते हैं ना, अधिकतर आप डीडीओ को फॉरवर्ड करते हैं, जैसे, या फिर आपके जो इंचार्ज है वो डीडीओ रहता है। कई बार ऐसा होता है कि डीडीओ अलग रहता है, इंचार्ज अलग रहता है, तो नॉर्मली ऐसे केस में आपको दोनों को अपने लेटर फॉरवर्ड करने हैं। एचएफआरएच एक टर्म है जो कि पूछी जा रही थी, व्हाट इज दिस। तो इट इज ए मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब जो आप घर ले रहे हैं उसका एक तो हाउस रेंट दे रहे हैं आप, साथ में उसके अंदर जो टूट फूट कुछ भी हो रही है उसके लिए गवर्नमेंट एक अलग से कटौती करती है, 475 रुपए के आसपास है। ये सबको देना होता है, जो भी जिनके पास भी, उनको भी रेंट पे क्या मिला हुआ है, हाउस मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर जो भी क्वार्टर लेके रह रहे हैं। ऑडिट, ऑडिट क्या होती है, गवर्नमेंट ऑडिट करती है। मीन्स क्या होते हैं, जयपुर सेक्रेटेरिएट से जो डिपार्टमेंट है वहां से 4-5 लोग का अकाउंटेंट की टीम आएगी, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगी कि आपने यहाँ पे खर्चा किया है। आप यदि इंचार्ज रहेंगे तो आपके लिए है कि आपने यहाँ पे खर्चा किया है तो कितना किया है, उसके डॉक्यूमेंट बताइए, उसका बिल बताइए। ऐसा तो नहीं है आपने फर्जी बिल लगा के रुपए उठा लिए हैं, दैट्स वाई। अब बात करते हैं सर एसएसओ आईडी, एसएसओ, एसएसओ आईडी एंड पे मैनेजर क्या होता है। देखो एसएसओ आईडी क्या होती है, एक कोड मिलेगा आपको, एक आईडी मिलेगी, जैसे आरजे यूडी 2025 के बाद में आरजे क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप राजस्थान के ऑफिसर हैं, यूडी में आपकी जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, जैसे यूडी मीन्स उदयपुर। 2025 क्या है ये पे, फर्स्ट है, जब आपकी जो ईयर है आपका जो प्रोबेशन का, जब आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग है वहां से, और इसके बाद कोई कोड आएगा। ये कोड ही आपका हमेशा एसएसओ आईडी के रूप में, हमेशा यही आपका क्या है आईडी है, ये काम आएगी। जैसे ही आपको एसएसओ आईडी बन जाएगी, एक जीपीएफ नंबर मिलेगा आपको, जीपीएफ नंबर के बाद में एक पे मैनेजर आईडी बनाएगा। वो पे मैनेजर आईडी जहां से आपको सैलरी स्लिप, आपका जीए 55 जो कि टैक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जो भी आपका अमाउंट का ट्रांजेक्शन है वो कहाँ मिलेगा, पे मैनेजर मिलेगा। एसएसओ आईडी क्या है, जो आपका सर्विस का विवरण है, जो भी आप एपीआर एसीआर सब भरेंगे वो कहाँ से भरेंगे, एसएसओ आईडी से भरेंगे। सर व्हाट इज सर्विस बुक, सर्विस बुक क्या होती है, जब आप पहले दिन से प्रोबेशन कंप्लीट कर ज्वाइनिंग करते हैं उसके कुछ महीनों बाद एक सर्विस बुक होती है। दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर सर्विस, कितनी आपकी छुट्टियां बच रही है, कितना आपका अभी कितनी सैलरी मिल रही है, कितनी आपको मेडिकल आपने उठाई है, कितनी पीएल है आपके पास में, कितनी सीएल है आपके पास में, कभी आपने मैटरनिटी लीव ली है नहीं है, कितनी पैटर्निटी लीव ली है, आपका कब प्रमोशन हुआ, कब कब आपका ट्रांसफर हुआ, कब कब आपका
फिक्सेशन दिया गया, कब कब आपकी कोई रुपए काटे गए, कोई रुपए जोड़े गए, सब सर्विस बुक में लिखे जाएंगे। हर बार सर्विस बुक, एवरी ईयर ये सर्विस बुक क्या होगी, अटेस्टेड होगी। सर्विस आपकी क्या होगी, ग्रांट होगी, मतलब इसको क्या एक अलग टर्म दिया हुआ है, एवरी ईयर ऐसा होगा। अब बात करते हैं, ये ऐसी कुछ फोटो होती है सर्विस बुक की। अब बात करते हैं क्लर्क। देखो, ये जो क्लर्क है ना, ये आपकी सर्विस बुक रखते हैं नॉर्मली। और ये सर्विस बुक आपकी क्या है, नई लाइफ पार्टनर है। अब ये सर्विस बुक आपकी जॉब के साथ साथ में हमेशा चलेगी, कहीं भी जाओगे आप। एक चीज याद रखनी है कि सर्विस बुक के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं ना, ये आपको हमेशा करने हैं, सेव करने हैं, एवरी ऑर्डर इन दी गूगल ड्राइव कभी भी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर्विस बुक की कोई कॉपी या फिर जो उसके साथ एक फाइल रहती है, हमेशा सर्विस बुक होती है, सर्विस बुक के साथ साथ में जो भी आपके ऑर्डर फाइल रहती है, ऑर्डर की एक फाइल रहती है, जो भी इसमें ऑर्डर रहेंगे ना आपके, जैसे आपका ट्रांसफर हुआ, उसकी उसकी कॉपी इसमें लगेगी, ऐसा एक फाइल रहती है। तो मेरा मानना यह है कि एक ऑर्डर फाइल तो सर्विस बुक के साथ चलेगी, और एक ऑर्डर फाइल उसकी कॉपी करवा के, मैं मान लीजिए मेरा जयपुर से जोधपुर ट्रांसफर हुआ, मेरे को जो ऑफिशियल लेटर मिला, वो तो मेरे सर्विस बुक के साथ वाली जो फाइल है उसमें चल जाएगा। लेकिन उसकी एक कॉपी रखवा के उस ऑर्डर को मैं कहाँ रखूंगा, अपने पास भी रखूंगा, एक तो अपने पास डॉक्यूमेंट बना के उसको, और एक कॉपी को कहाँ रखूंगा, मैं अपने गूगल ड्राइव में अपलोड या स्कैन करके डाल दूंगा। और ये ओरिजिनल स्कैन करके डालना है आपको, कॉपी को नहीं डालना है। और ट्राई करना है कि स्क्रीनशॉट बिल्कुल क्लियर हो, जो भी सॉफ्टवेयर उससे लें, और बैकग्राउंड क्या कर लें उसका, वाइट कर लें, वरना वो क्या हो जाएगा, एक ब्राउन से कलर के पेपर में प्रिंट होता है। ये मैंने बता दिया कि 2 कॉपीज रखनी है, क्यों रखनी है। 2 कॉपीज मीन्स एक तो आप उसको दे देंगे जो आपके सर्विस बुक के साथ जाएगी, और एक आपके पास रहेगी। अब बात करते हैं कि सर व्हाट आर द थिंग्स टू अवॉइड। मैं एमओ नया नया ज्वाइन कर रहा हूँ, तो सर क्या क्या अवॉइड करना है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग एक तो किसी भी स्टाफ से, किसी से भी टू फ्रैंक नहीं होना है, अपनी कमजोरियां नहीं बतानी है, अपनी वीकनेस नहीं बतानी है। आइदर आपका सबऑर्डिनेट स्टाफ हो, चाहे आपका कोई मेडिकल ऑफिसर हो, कोई आपका सीनियर मेडिकल ऑफिसर हो, कि मेरे ये था, मैं ये करके आया हूँ मेडिकल कॉलेज में, कुछ भी। नेवर एवर अपनी सीट किसी को भी ऑफर नहीं करनी है। ऐसे नहीं आप पहले दिन 2 दिन उठ रहे हैं और आपने आते ही किसी भी सबऑर्डिनेट स्टाफ को कह दिया, अरे अरे बैठो बैठो बैठो, मैं तो अभी भी आया हूँ, आप तो। ये ऐसा बढ़ावा कभी नहीं देना है। कभी भी किसी भी सबऑर्डिनेट स्टाफ के, कभी भी चाहे वो नर्सिंग स्टाफ को, उसको कभी भी डिसरेस्पेक्टफुल या डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। स्पेशली फीमेल स्पाई स्टाफ को कभी भी डिसरेस्पेक्ट, नेवर डिसरेस्पेक्ट फीमेल स्टाफ। और कोई भी स्टाफ हो सबऑर्डिनेट, आराम से, प्यार से और प्रेम से बात करना है। काम निकलवाना है, काम करवाना है, और आपको भी काम करना है, क्योंकि आपको उनके साथ ही रहना है। सबऑर्डिनेट स्टाफ से मेरा क्या मतलब है, जैसे आपका नर्सिंग नर्सिंग इंचार्ज रहेगा, जो नर्सिंग की जो फीमेल मेल रहेगी, मेल फीमेल नर्सिंग स्टाफ है, आपका लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, आपकी आशा है, आपकी एएनएम है, आपका जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर है वहाँ पे, ये सब आपके काम आएंगे। फिफ्थ पॉइंट है, आपको बिचिंग कभी नहीं करनी है। ऐसे नहीं कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर के साथ में बैठे हैं और दूसरे नर्सिंग ऑफिसर की बुराई कर रहे हैं, आप एक एएनएम के साथ बैठे हैं, दूसरे एएनएम की बुराई कर रहे हैं। क्योंकि आप एमओ बैठे हैं यहाँ पे और किसी बीसीएमओ की बुराई कर रहे हैं, नेवर एवर। क्योंकि उन तक बात पहुंच जाती है, कैसे पहुंचती है, कोई भी बुराई कर सकता है। ऐसी चीजें आपको कभी भी नहीं करनी है। ट्राई कि आप ऐसे दोस्तों को, आपको बिचिंग करनी है तो आप ऐसे दोस्तों को कीजिए जिनसे उनका कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब वो आएंगे ही नहीं कभी यहाँ पे। ज्ञान और मेडिसिन नॉलेज, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ओपीडी के अंदर बैठे होते हैं, आप नए नए ज्वाइन कर रहे होते हैं, आपको कई बार लैक ऑफ नॉलेज रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपका सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है, क्योंकि उनको जॉब में 10-10 ईयर होते हैं, तो आपको वो ज्ञान देते हैं, नहीं नहीं सर, कोलेकेल्सिफेरॉल की सेशन ही आप टेबलेट लिख दीजिए, वो भी अच्छे रहते हैं। नहीं नहीं सर, आप दूध के साथ नहीं पीना है उसे, आप चाय या पानी के साथ भी पी सकते हैं। वो आपकी बात काटने की कोशिश करते हैं। इन दैट टाइम, पेशेंट के जाने के बाद आप उन्हें कैजुअली फॉर्मली बोल सकते हैं कि देखिए सर, देखिए जो भी है, कि देखो मेरे को जितना पता है मेरे हिसाब से दे दिया है, अगली बार से आप बीच में नहीं बोलना है, आप आपके वहां पे जाके बैठिए, पेशेंट मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा, इस हिसाब से। ज्ञान मेडिसिन के ऊपर या अपनी नॉलेज के ऊपर कभी शक नहीं करना है। ट्राई कि आप कभी भी अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ से कुछ नहीं पूछें। अपने जो एमओ है, मेडिकल ऑफिसर है, आसपास जो भी मेडिकल ऑफिसर उनको कॉल कर लें, मेरे ग्रुप में आके पोस्ट कर लें, मुझे पर्सनली मैसेज दे दें, या जो भी आपके सीनियर एमओ हैं उनसे जाके हेल्प ले लें। लेकिन सब ऑर्डिनेट स्टाफ के सामने ऐसा नहीं बताएं कि मेरे को कुछ नहीं आता है, वरना वो आपको कुछ नहीं मानेंगे। अपने सारे सबऑर्डिनेट स्टाफ से बना के रखनी है, किससे कोई लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि यही होते हैं, मान लीजिए आप 1 घंटे के लिए गायब हुए, तो तुरंत सीएमएचओ सर को कॉल कर लेंगे, सर सर सर, ये वाला एमओ, ये वाले डॉक्टर साहब अभी है नहीं, आप आ जाइए छापा मारने। तो हमेशा बना के रखनी है, किसी से भी लड़ना नहीं है, ठीक है। और नेवर बिलीव ब्लाइंडली, ब्लाइंडली किसी पे बिलीव नहीं करना है। जैसे कोई आपका सबऑर्डिनेट स्टाफ आके बोलेगा, अरे सर ये तो मेरे जानकार है, इनको 5 दिन की मेडिकल बना दीजिए सर, अरे सर बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल। आपको ऐसी चीज में एक बार यदि आपने कन्फ्रंट कर लिया, तो सामने वाला स्टाफ को पता लग जाएगा कि ये डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है। तो आपको ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। किसी का मतलब है कि आप अपने मेडिकल ऑफिसर उस पर भी ट्रस्ट नहीं कीजिए। मान लीजिए वो छुट्टी पे गया है, वो आके बोल रहा है कि अरे अरे मैं कल तक ज्वाइन कर लूंगा, तू मत आ, तो ऐसा नहीं है। यदि आप, वो ऑफिशियली ज्वाइन कर रहा है कि कल तक, तो आप क्या करेंगे,
आप नहीं जाएँगे। कई बार क्या होता है कि वो जॉइन नहीं करता है, आप भी नहीं गए, अब दोनों ही नहीं जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि यार ना आज मैं छुट्टी पर हूँ, तो आज सँभाल लेना। कभी-कभी ऐसा होता है और आपको लग रहा है कि भाई आज कलेक्टर आ रहा है, कलेक्टर का आज विज़िट है मेरे यहाँ पे, कलेक्टर या डीएम का विज़िट है और मेरा साथ वाला बोल रहा है कि मैं आज छुट्टी पर हूँ, दे देना। छुट्टी पर हूँ मतलब देना नहीं, कोई सीनियर विज़िट कर रहे हैं, तो आपको ऑफ़िशियल सील लेनी है, सिर्फ़ बहकावे में नहीं आना है, कभी भी किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, सिंपल याद रखना। अरे सर साइन कर दो, कुछ नहीं होगा, अरे सर जाति प्रमाण पत्र है, साइन कर दो, कुछ नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ का। अब बात करते हैं सर इंक्रीमेंट। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट पॉइंट है, इसलिए मैंने सबसे बाद में रखा हुआ है इसको। इंक्रीमेंट के बारे में बात करें हम, तो देखो आपकी जो पे ग्रेड है वो यहाँ पे फिक्स होते हो, आप इस वाली ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे आप फिक्स होते हो। जो आपका पे बैंड है वो है ये वाला PB3 पे बैंड 3 15,600 टू 39,100। और आपका जो लेवल है आप L14 पे होता है, L14 के बाद L16, L16 के बाद में L18। और अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो लेवल है धीरे धीरे 1 ईयर पे, ये 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ऐसे। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल के लिए अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं यहाँ से, है ना। क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, L14 से, तो ये आपका कोई मतलब का नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे इमेजिन की लीजिए मैं प्रोबेशन में लगा, मेरे को एक फिक्स ड्यूटी आवर मिला, ठीक है। मैं प्रोबेशन में लगा और मेरे को एक फिक्स पे मिल रहा है, मान लीजिए मुझे मिल रहा है 56,000 रुपये मिल रहे हैं। जब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे कितने मिलेंगे, 56,100 रुपये। ये आप क्या हो गए, आपका फिक्सेशन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फिक्सेशन। फिक्सेशन के बाद मेरा पहला प्रमोशन हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरा सेकंड प्रमोशन हुआ, उसके बाद में थर्ड प्रमोशन हुआ, उसके बाद में फोर्थ प्रमोशन नहीं, थर्ड इंक्रीमेंट मिला, सॉरी इंक्रीमेंट, थर्ड इंक्रीमेंट मिला, फोर्थ इंक्रीमेंट मिला, फिफ्थ इंक्रीमेंट मिला। 5 इंक्रीमेंट मिल गए हैं आपको, ठीक है। और टोटल का सर्विस कितनी हो गई है आपकी, 6 ईयर की सर्विस हो गई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इंक्रीमेंट मिल गए हैं। टोटल आपकी 6 ईयर की सर्विस हो गई है यहाँ पे 65,000 पे। और यहाँ से आपको प्रमोशन मिलेगा। जब भी प्रमोशन मिलता है तो एक इंक्रीमेंट हमें एक्स्ट्रा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, सेम लेवल, सेम पे लेवल पे। तो आपका पे लेवल क्या है सर, मेरा पे लेवल अभी L14 है, तो सेम पे लेवल पे जब मुझे 6 ईयर बाद प्रमोशन मिलेगा तो एक इंक्रीमेंट मुझे एक्स्ट्रा मिला 67000। और उसका जो नेक्स्ट हायर पे बैंड होगा, हायर पे बैंड के अंदर जो इसके नेक्स्ट अप लेवल होगा वहां से मुझे सैलरी काउंट होगी। तो देखिए जब आप L16 पे जाएंगे ना, तो L16 पे 67,000 के ऊपर क्या है, 67300। तो अगले 6 साल मेरी का जो फर्स्ट मेरा फिक्सेशन होगा, 6 साल बाद वो किस सैलरी पे होगा, 67300 पे। अब इमेजिन कीजिए आपको सेवंथ, यहाँ पे 12 ईयर हो गए हैं, 68000 पे। अब आपका जो प्रमोशन होगा वो कैसे होगा, एक प्रमोशन के कारण क्या होगा, एक इंक्रीमेंट मुझे एक्स्ट्रा मिला सेम पे लेवल पे। और उसके बाद में जो मेरा फिक्सेशन होगा वो अगले पे बैंड में जाके होगा हायर साइड पे। तो 80300 की हाइट क्या है, ये हाइट, हाई ये है क्या, नहीं है, ये हाई, हाई क्या है 82300। तो मेरा पे फिक्सेशन जो 12 साल बाद होगा, 12 ईयर के बाद में कहाँ होगा, 82300 रुपीज पे। ये सर में आया, आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि सर ये वाला जो मैंने समझा है कि देखो प्रोबेशन के अंदर एक कैंडिडेट है, अगस्त 2026 के अंदर उसका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ और यहाँ पे वो फिक्सेशन हुआ, 1 ईयर हो गई, ये सर्विस हो गई उसकी टोटल 6 ईयर की, अगस्त 18 19 20 30 31। अब लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि सर इंक्रीमेंट तो जुलाई में लगता है, तो ये इंक्रीमेंट मुझे अगस्त में लगेंगे, जुलाई में लगेंगे। देखो इंक्रीमेंट हमेशा जुलाई में ही लगेंगे, ये आपकी सर्विस काउंट हो रही है। तो ये जो अगस्त 2026 है ना, ये अगस्त 2026 में आपका यहाँ फिक्सेशन तो हो जाएगा, लेकिन जो आपका अगला इंक्रीमेंट मिलेगा वो अगस्त की बजाय कब मिलेगा आपको, जुलाई 2027 के अंदर, समझ में आया। फिर ये जुलाई 28, जुलाई 29, जुलाई 30, जुलाई 2031। आई होप समझ में आया होगा इतना। अब एक बार थोड़ा इसको क्लियर कर दें, इंक्रीमेंट क्या हो, 1 जुलाई पे मिलता है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, आप एक एग्जांपल लेते हैं, दो कैंडिडेट है, एक है जिसने फरवरी 2021 में ज्वाइन किया है, एक कैंडिडेट है जिसने अगस्त 2021 में ज्वाइन किया है। फरवरी 2021 में 56,700 फिक्स पे मिल रहा था उसको, ये फिक्स है जो मिलेगा आपको भी अभी, फिक्स मिल रहा था 56,700 के अराउंड। और उसके बाद में क्या हुआ, दोनों को अब प्रोबेशन कंप्लीट हुआ फरवरी 2022 में इसका, अगस्त 2022 में इसका। जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ, आपको प्रोबेशन के बाद में इस कैंडिडेट को, कैंडिडेट क्या बोला हमने इसको, कैंडिडेट ए, और इसको बोला हमने कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए को क्या बोला कि कैंडिडेट ए को फरवरी 2022 में फिक्सेशन हुआ उसका, उसको 1 लाख बेसिक 56,000 से डी एच आर फरवरी 2022 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका कंप्लीट कब हो गया, उसका 31 जनवरी को ही कंप्लीट हो गया उसका।
अगस्त 2021 वाले के लिए क्या हुआ, 1 अगस्त 2022 से उसका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया और इसको भी 1 लाख मतलब बेसिक पे एनपीडी एचआरए सब मिलने लग जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा इस कैंडिडेट का जुलाई 2022 के अंदर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस कैंडिडेट का जुलाई 2022 के अंदर नहीं होगा, इसका कब होगा, जुलाई 2023 के अंदर होगा। ये याद रखना आप, क्यों, क्योंकि अगस्त 2022 के बाद जुलाई 2022 तो पहले ही निकल गई ना। तो जो नेक्स्ट जुलाई आएगी इसकी इंक्रीमेंट की, वो कब आएगी, जुलाई 2023। तो इसको जुलाई 2023 के अंदर फर्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा। समझ में आया? इसके लिए एक रूल है कि एवरी न्यू रिक्रूट और कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली शैल बी अलाउड फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई। देखो फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट कब मिल गया हमें, 1 जुलाई को, लेकिन इसका 1 जुलाई निकल चुका था, तो इसको कब मिलेगा, 1 जुलाई ऑफ 2023, नॉट इन दी 2022। अब एक डाउट आया, प्रमोशन का जंप मैंने बता दिया कि प्रमोशन के अंदर एक जंप हायर, सेम लेवल पे जाके हायर। अब एक डाउट आया सर कि मान लीजिए कि 56,100 पे हुआ, 57,800 हुआ, 59,500 हुआ, 61,300 हुआ, अगस्त वाले कैंडिडेट के लिए ये 5 इंक्रीमेंट लग पाए, ठीक है। ओके देखो, प्रोबेशन हुआ अगस्त 2025 के अंदर हुआ, 26, 27, 28, 29, 30। अगस्त 30 के अंदर आप देखिए सिर्फ ध्यान से, अगस्त 2030 के अंदर उसको क्या हो गया, 6 ईयर कंप्लीट हो गए। लेकिन उसका पहला इंक्रीमेंट कब लगा, उसका फर्स्ट इंक्रीमेंट लगा ये, ठीक है। ये कब लगा उसका, अगस्त के बाद जुलाई 2027 में, ठीक है। क्योंकि जुलाई 26 में तो क्या, अगस्त 26 में तो कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर उसको अगला इंक्रीमेंट कब मिला, जुलाई 28 में, फिर जुलाई 29 में और जुलाई 30 में, जुलाई 2030 के अंदर। तो देखो 1 2 3 4, ये 1 जुलाई है ना। सिंपल, यदि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, होच पोच हो रहा है, ठीक है, फिर भी आप एक बार एक्सप्लेन अलग से किया हुआ है मेरा। तो जुलाई ये चार इंक्रीमेंट है उसके, ये क्या मिलेंगे इंक्रीमेंट। तो देखो इस वाले जो अगस्त वाला जो कैंडिडेट है, इसको 1 2 3 4 इंक्रीमेंट मिल रहे हैं और वो सीधा किस पे जा रहा है, 6500 पे जा रहा है। जबकि जो अदर कैंडिडेट है उसको 5 इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है गवर्नमेंट ने, उन्होंने, अब देखो यहाँ से समझिए आप इस वाले बात को, ठीक है। एक को 5 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे और एक को 6। देखो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, 1 मार्च 2024, दोनों की प्रोबेशन प्रोबेशन है। उसके बाद डेट ऑफ रेगुलेशन क्या है, 1 मार्च 2025। इसको 1 मार्च 2025 को कितनी सैलरी मिल रही है सर, इसको 1 मार्च 2025 को सैलरी मिल रही है 56,100 प्लस डीए एचआरए जो भी है। इसको 1 अगस्त 2025 से क्या मिल रहा है, 56,100 प्लस डीए वीए जो भी मिल रहा है। इसके बाद लेवल आफ्टर रेगुलेशन क्या हो गया, L14 के अंदर आप फर्स्ट इंक्रीमेंट इसको तो क्या मिल जाएगा, जुलाई 2025, अकॉर्डिंग टू विच रूल, दिस रूल, एवरी न्यू ईयर रिक्रूट, इस वाले रूल से कि इंक्रीमेंट 1 जुलाई पे हो जाएगा फॉलोइंग डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड। तो इसको तो क्या हो गया, मिल गया है यहाँ पे। लेकिन इसको क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए जुलाई आई नहीं। भाई अगस्त 2025 के बाद जुलाई कब आएगी, नेक्स्ट अगस्त 2026 के अंदर। तो इसका फर्स्ट इंक्रीमेंट 2026 में हुआ, इसके 5 इंक्रीमेंट लग गए 2029 के अंदर और इसकी सैलरी हो गई सर 65,000 और इसके 4 इंक्रीमेंट लगे हैं। इसके 1 जुलाई 30 तक सर 4 इंक्रीमेंट लगे हैं। देखो जुलाई 26, जुलाई 27, जुलाई 28, जुलाई 29 और जुलाई 30। तो 4 इंक्रीमेंट लगे, क्योंकि फर्स्ट इंक्रीमेंट कब लगा उसका, यहाँ पे लगा 1, 57,800, फिर 2, 3, 4, 5। उसका फोर्थ ये, देखो यहाँ पे ये इसका इंक्रीमेंट है जो 1 जुलाई 2030 को लगेगा। लेकिन 6 ईयर की जो सर्विस कंप्लीट होगी वो इसकी क्या होगी, यहाँ पे इसको क्या लगेंगे, टोटल 6 इंक्रीमेंट लग जाएंगे। देखो 1 इंक्रीमेंट, 2, 3, 4, 5 इंक्रीमेंट इसके लग जाएंगे टोटल। और क्योंकि इसके इंक्रीमेंट में क्या होगा, लेट लग रहे हैं, तो इसका 1 इंक्रीमेंट यहाँ पे लगेगा। देखो मैंने बोला ना कि इसके 4 इंक्रीमेंट लगेंगे। 1 इंक्रीमेंट फर्स्ट, इसको क्या हुआ, जुलाई 27 को पहला इंक्रीमेंट लगा यहाँ पे। इसके बाद कब लगा, जुलाई 28, जुलाई 2029, जुलाई 2030 के अंदर उसको क्या लगा, इंक्रीमेंट लगा 4। जुलाई 2023 को इसको कितने इंक्रीमेंट लग गए हैं सर, 4 इंक्रीमेंट लग गए हैं। अब जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है इसका वो लगेगा 5। इसको तो 5 इंक्रीमेंट लग गए हैं, लेकिन इसको इंक्रीमेंट कितने लगे हैं, 4। तो लेकिन इसकी सर्विस अगस्त में ही 6 साल की हो जाएगी। मतलब इसका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो कब आएगा, जुलाई 2031 के अंदर। लेकिन उससे पहले ही इसकी सर्विस क्या हो जाएगी, 6 ईयर की कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए इसका प्रमोशन तो 21 मार्च 2023 को हो जाएगा। 21 नहीं, 1 मार्च 2023 को। इसका होगा 1 अगस्त 2030 को। और इसका फिक्सेशन के बाद मैंने क्या बोला था कि एक जंप करेगा मतलब 65,000 से दोनों को क्या मिलेगा, 67,000। तो इसका जंप होके क्या हो गया, 67,000। इसका भी जंप होके क्या हो गया, 65 से 67,000 हो गया। इसके बाद में क्या बोला मैंने कि सर जो नेक्स्ट 1 जुलाई है, इसकी जो नेक्स्ट 1 जुलाई है 1 जुलाई 2030 को, इसकी जो नेक्स्ट जुलाई है 1 जुलाई 2031, इसमें से
कोई इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल होगा? सर ये वाला कैंडिडेट है ना, जो कैंडिडेट ए, ये एलिजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताता हूँ, लेकिन ये वाला कैंडिडेट है ना, ये वाला कैंडिडेट एलिजिबल होगा और आफ्टर 6 ईयर दोनों की सैलरी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। देखो इसका रीजन क्या है, ये वाला जो रूल है इन्होंने दिया हुआ है, एक रूल फर्स्ट वाला कि देयर विल बी यूनिफॉर्म डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर आफ्टर फिक्सेशन ऑफ पे अंडर दीज, मतलब 1 जुलाई को इंक्रीमेंट है, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय के इंक्रीमेंट के लिए उसको मिनिमम सेम पे लेवल पे कितने मंथ काम करना है, 6। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस कैंडिडेट को, तो इसने क्या किया, सिर्फ मार्च से नेक्स्ट 1 जुलाई तक कितने मंथ काम किया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 मंथ ही काम किया इसने। ओके, तो 5 मंथ काम करने के कारण इसको अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2030 को, मार्च सॉरी सॉरी सॉरी, इसने कितना काम किया, 1 मार्च 2030 से जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 मंथ काम किया ना इसने, 5। और इसने क्या काम किया, पूरा अगस्त से लेकर के पूरा जुलाई तक काम किया है, तो इसको ऑलमोस्ट 9 या 8 मंथ हो गया, जबकि इसको क्या हुआ है, ओनली 5 मंथ में। तो 6 मंथ मिनिमम चाहिए इंक्रीमेंट के लिए आफ्टर फिक्सेशन, फिक्सेशन के इंक्रीमेंट के लिए 6 मंथ चाहिए, इसको 6 मंथ नहीं हुआ है, तो इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा और इसको इंक्रीमेंट मिल जाएगा और अल्टीमेटली दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे। मैं जितना इजी कर सकता था मैंने कर दिया है। सर इंक्रीमेंट आफ्टर पीजी कैसे होते हैं और इफ यू जॉइन एज पीजी, तो देखो इंक्रीमेंट क्या होते हैं आफ्टर पीजी, यदि आप, ये सिंपल मैंने बताया है आपको, तो इसमें क्या होता है कि इफ पीजी इज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, के वक्त ही आप पीजी फिनिश कर चुके हैं, मान लीजिए आपने एमडी मेडिसिन या एमडी साइकेट्री फिनिश कर ली है अभी, और आप फिर एमओ का एग्जाम दिया और आपका एमओ का एग्जाम क्लियर हो गया, तो आप एमओ के रूप में पोस्टेड नहीं होंगे, आप सीधा किसके रूप में पोस्टेड होंगे, जेएस के रूप में, और आपको वहां पे 3 प्रमोशन भी क्या मिल जाएंगे एक्स्ट्रा अपने आप, 3 प्रमोशन, 3 प्रमोशन क्यों लिखता हूँ तो मैं, 3 प्रमोशन नहीं सॉरी, 3 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है, अपने आप ही आप जेएस के रूप में पोस्टिंग होंगे तब भी। अब लोग ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फ्रेश रिक्रूट शैल बी अलाउड 3 एडवांस इंक्रीमेंट, ये बोला हुआ है जिन्होंने कोई भी पीजी वीजी कर रखी है उनको, पीजी डिग्री वालों को 3 एडवांस इंक्रीमेंट, जिन्होंने पीजी नहीं कर रखी, अब देखो इसके अंदर क्या रूल होता है, यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, कई लोग डाउट बोल रहे थे कि सर यदि मैं पीजी कर लूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो मान लीजिए मेरा, जैसे मैं 57,800 पे आया, मैंने यहाँ पे मेरा फर्स्ट इंक्रीमेंट लग गया, इसके बाद मेरा पीजी में हो गया, पीजी में मेरे को 57,800 बेसिक पे मान के 3 ईयर की जो भी सैलरी मिलेगी ना वो मिलेगी बेसिक, बेसिक के अंदर डीए वो जुड़ता है, जो इंक्रीमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होता है वो जुड़ता रहता है, उसके हिसाब से इंक्रीमेंट होता रहता है। लेकिन जब मैं 3 साल बाद में आऊंगा आफ्टर 3 ईयर, तो मुझे देखो क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो ये 3 ईयर वाला बेनिफिट, कौन सा 3 ईयर वाला बेनिफिट, जो अगले 3 साल मैंने सर्विस दी ना राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, तो वो 3 साल मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला कोई भी, तो वो वाले 3 इंक्रीमेंट, और पीजी के कारण जो मुझे 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, क्योंकि वो मेरे एक्स्ट्रा है ना मेरे लिए, तो आपको टोटल कितने इंक्रीमेंट मिलेंगे, 6 इंक्रीमेंट। तो देखो आप कहाँ पहुंच जाओगे, 1 2 3 4 5 6, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे 61100 पे, और आपकी सर्विस कितनी हुई है अभी, 3 ईयर, तो ये सर्विस हुई है सर, एक ये वाली सर्विस हुई है और एक प्रोबेशन वाली सर्विस हुई है, तो 3 4 5, तो ये टोटल 5 ईयर में आप कहाँ पहुंच गए हैं यहाँ पे। अब आप जब 6 ईयर में जाएंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे 73200 पे, और जब आप प्रमोशन लेंगे यहाँ पे 6 ईयर कंप्लीट वाला, तो एक मैंने कहा था सेम लेवल पे हायर होके 65400 से आप कहाँ सेटल होंगे सीधा, 65400 से, अब वो क्या है 65700 पे जाके आप सीधा क्या होंगे, प्रमोट होंगे। आई होप ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्या है कि जेएस के रूप में होंगे तो आपको, यदि आप पीजी कंप्लीट है तो आपको जेएस के रूप में पदस्थापन मिलेगा, कार्य ग्रहण मिलेगा, और यदि आपकी कंप्लीट नहीं है तो आएंगे आपको 3+3 टोटल 6 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। अब ये उसका एसोसिएट डॉक्यूमेंट है, और को इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या है कि देखो कई बार ऐसा होता है कि जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं सैलरी बहुत आती है, तो देखिए आपकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी फुलफिलमेंट जो भी आपकी फुलफिल होती है उसके बाद करिए, उसको आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। बेस्ट है अभी शेयर मार्केट, जो भी म्यूचुअल फंड है, जो भी आपको करना है, पीपीएफ जो भी है, आप अपने फादर से पूछेंगे वो ज़्यादा बता पाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको उड़ाना है ना, ठीक है। एक पॉइंट और इन्वेस्टमेंट आइडिया के अंदर, अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ के साथ कभी भी ड्रिंक नहीं करनी। देखो ड्रिंक तो वैसे मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, लेकिन इफ यू आर लाइक समवन एडिक्टेड कि नहीं सर रुका ही नहीं जा रहा है बॉस, सबऑर्डिनेट स्टाफ के साथ कभी भी ड्रिंक नहीं करनी है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है मेरी ये, ठीक है। बाकी क्रक्स ऑफ ऑल दिस क्या है कि कई लोग का डाउट आ रहा था कि सर राजस्थान के बाहर पीजी करें नहीं करें, देखो राजस्थान के बाहर पीजी करेंगे कोई, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी, आप यहाँ राजस्थान से मेडिसिन करें, एसएमएस से, राजस्थान के बाहर से करें, इट्स बेटर कि एसएमएस, और यहाँ के कॉलेज भी अच्छे हैं। अल्टीमेटली यू विल लॉस 6 इंक्रीमेंट, 6 इंक्रीमेंट मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया, एवरी ईयर 3% इंक्रीमेंट मिलता है अपने को,
तो 18% का लॉस हो गया, और डी ए एच आर ए मिला के 18% इज टू मच ऑलमोस्ट। आप जब आप फाइनल ईयर या आप जब रिटायरमेंट के साइन तरफ होंगे, तो आप 20 या 30,000 पर मंथ का लॉस है। मेरे हिसाब से इट्स बेटर कि राजस्थान इज नॉट, इट्स नॉट लाइक कि राजस्थान कैपेबल नहीं है अच्छे पीजी स्टूडेंट देने के लिए। यहाँ से बहुत फेमस फेमस टीचर गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि पीजी करिए, बिल्कुल यहाँ से करिए, और ऐसा कोई वो भी नहीं है कि नहीं सर मुझे बाहर से करनी है, तो वो आपका अपना अपना चॉइस है। एंड सिंपल, डरना नहीं है। जो भी न्यू मेडिकल ऑफिसर है, कीप काम, सीनियर की हेल्प लीजिए, सब उन्हें स्टाफ को बिल्कुल नीचा नहीं दिखाना है या बना के रखनी है। दिस इज ऑल ऑफ मी। थैंक यू। कीप sharing this and keep reading.